सुप्रभात जैन साथियों। चलिए है ना, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? नीति आयोग है ना। नीति आयोग आई होप सभी को कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो देख सकते हो और पीडीएफ उसको एक दो बार रीड कर लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा है ना, जिनका छूटा है। तो आज अपन पढ़ेंगे इसी सीरीज में नया टॉपिक। नया टॉपिक हमारा आज कौन सा रहेगा? यूपीएससी। कौन सा रहेगा? यूपीएससी। और एक और कौन सा बचेगा? एमपीपीएससी है ना। अगर समय रहेगा तो आज ही इसको दोनों को खत्म कर लेंगे, क्योंकि कल नया अपन टॉपिक एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही एक जैसे टॉपिक है, आपके यूपीएससी और आपका एमपीपीएससी। तो चलिए समझते हैं इसको बिना देरी किए हुए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा? यूपीएससी रहेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो इसका काम क्या होता है? इलेक्शन कराना, चुनाव कराना। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि जो यूपीएससी की बात करेंगे हम, संघ लोक सेवा आयोग, इसका काम क्या होता है? एग्जाम कंडक्ट कराना। जो आपकी केंद्रीय सेवा है, जो लोक सेवाओं की हम बात करते हैं, उसका एग्जाम कंडक्ट कराने का काम किसका रहता है? यूपीएससी का रहता है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में कौन सा रहता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है। अब इसके आगे आप चाहे तो एमपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जोड़ दो, चाहे राजस्थान जोड़ दो, चाहे हरियाणा जोड़ दो, चाहे उत्तराखंड जोड़ दो। अब वो एग्जाम कंडक्ट कराने का काम स्टेट में कौन करते हैं? वहां के स्टेट के कमीशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कौन सा कमीशन बना हुआ है? एमपी पीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे स्टेट बनते हैं, जैसे नवीन स्टेट, जैसे हम बात करते हैं 2 जून 2014 को कौन सा बना था? आपका तेलंगाना बना था। ठीक है, लेकिन तेलंगाना जब राज्य बना था तो लगता है अपन को कि स्टार्टिंग में उनके यहाँ पर ऐसा कोई कमीशन नहीं बना था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यूपीएससी से रिकमेंड करके, है ना, या फिर यूपीएससी से रिकमेंड करके वो क्या कर सकते हैं? वहां के एग्जाम कंडक्ट करा सकता है कौन? यूपीएससी भी करा सकता है, या फिर पास का कोई और जो कमीशन है वहां से सिफारिश करके क्या किया जा सकता है? उस राज्य का परीक्षा, यानी कि उस राज्य की परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है, जिस राज्य में अभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना है। ठीक है, तो आज अपन पूरा डिटेल से किसके बारे में देखेंगे? यूपीएससी के बारे में, है ना। जो आपके यूपीएससी कमीशन हम पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार का निकाय है? जैसे हम 3 प्रकार के निकाय पढ़ते हैं, तो मैं आपको विकल्प देता हूं। जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेचुअरी बॉडी, और एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो यूपीएससी हमारा किस बॉडी में आएगा? संवैधानिक निकाय में, या फिर इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्योंकि यूपीएससी की हम बात करते हैं, यूपीएससी का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है वो भाग 14 में, आर्टिकल 312 से लेकर हम कहां तक, सॉरी वैसे अगर मैं पार्ट 14 की बात करूं, पार्ट 14 की बात करते हैं, भाग 14 आपका 308 से लेकर 323 तक पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी कहां से कहां तक दिया हुआ है? 315 से 323। ध्यान रखना, पार्ट 14 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? पार्ट 14 की बात कर रहे हैं। पार्ट 14 आपका आर्टिकल 308 से 323 तक दिया हुआ है, लेकिन उसमें हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी आपका 315 से 323 तक दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट कॉमन है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उसका अलग से आर्टिकल नहीं है, उसका आपका 315 से किस में पढ़ेंगे अपन? 323 में। आप ध्यान रखना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अलग से आर्टिकल नहीं है। ठीक है, उसका आप पढ़ते हैं तो वो 315 से 323 के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ठीक है, उसका अलग से आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो यूपीएससी है वो किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? क्योंकि इसका जो उल्लेख किया हुआ है 315 से लेकर कहां तक दिया हुआ? 323 तक। अगर भाग की हम बात करते हैं तो कौन से भाग में है? 14 में।
ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग भारत की सर्वोच्च भर्ती संस्था है जो अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विस, केंद्रीय सेवाओं की क्या करता है, भर्ती करता है। ऑल इंडिया सर्विस की हम बात करते हैं, अखिल भारतीय सेवा की हम बात करते हैं, कितनी है, 3। कौन कौन सी हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक होती है फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस इसमें नहीं आएगी, इसमें कौन सी आती है, फॉरेस्ट सर्विस। जो मुझे बताइए अखिल भारतीय 3 सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग से ये तीनों ही थी या फिर एक जो बाद में आई थी, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की हम बात करते हैं, कब आती है आपकी 1966 में आती है। कब आती है अखिल भारतीय सेवा, इसको शामिल किया जाता है 1966। अब मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि अगर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो, 3 के अलावा चौथी अगर अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो, वो कौन कर सकता है और किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना, आर्टिकल 312। कितने आर्टिकल की, कौन से आर्टिकल की बात करें हम, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को पास में ये अधिकार है कि वो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ठीक है, ये किसके पास अधिकार है, राज्यसभा के पास है, ना कि लोकसभा के पास। और आर्टिकल याद रखना आपको 312। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि सेंट्रल सर्विस एवं अन्य सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। सिंपल सा है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारतीय सिविल सेवाओं में योग्यता आधारित और पारदर्शिता भर्ती प्रणाली सुनिश्चित करना। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी के कार्य, शक्तियां और अधिकार दिए हुए हैं। यह सरकार को सिविल सेवकों की भर्ती, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श देने का क्या करती है, काम करती है। सिंपल सा आप लोग समझना, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसका भारतीय संविधान में आर्टिकल 315 से 323 तक उल्लेख किया हुआ है। ये सिर्फ केंद्रीय जो आपकी सेवाएं रहती है, अखिल भारतीय सेवाएं रहती है, उनका एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। इस एग्जाम में पारदर्शिता और आपके इसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है, पदोन्नति और अनुशासनात्मक, इनसे संबंधित सरकार को क्या करती है, ये परामर्श देती है। ठीक है, इतना समझ में आया, सिंपल सा है ना। वैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, फिर एक बार और देख लीजिएगा ना। अगर हम इनकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं, तो कब होती है इसकी स्थापना, 1 अक्टूबर 1926। याद करो, आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा होगा, पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, जैसे अपन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जब हम पढ़ते हैं तो एक ली आयोग आता है। कौन सा आयोग आता है, ली आयोग। तो ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और 1919 का एक्ट रहता है और लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की जाती है, 1 अक्टूबर 1926 को। किस आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर। हम बात कर रहे हैं 1919, लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935 में क्या किया जाता है कि लोक सेवा आयोग को अखिल भारतीय सेवा में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की जाती है, 1926 में, 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अब इसी लोक सेवा आयोग को अखिल भारतीय सेवा में चेंज कर दिया जाता है 1935 के एक्ट के तहत, जिसे हम बात करते हैं वर्तमान में यूपीएससी। समझ में आया। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि स्थापना कब होती है, 1 अक्टूबर 1926 को। 26 जनवरी 1950 को इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। और अभी हम इसे किस नाम से जानते हैं, यूपीएससी के नाम से जानते हैं। ठीक है, संविधान प्रावधान की हम बात करते हैं तो भाग किस में है, 14 में है। आर्टिकल की बात करते हैं 315 से 323 तक।
अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है ना, पुरानी दिल्ली में नहीं, कहाँ पर बना हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक। अगर इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस की हम बात करते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया की हम बात करें, तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करते हैं तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करते हैं। सिंपल सा है ना। अगर स्टेट में अगर आप देखोगे कि लोक सेवा आयोग या फिर हम बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके चेयरमैन एंड मेंबर की बात करते हैं तो वहां पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनको गवर्नर करते हैं। ठीक है। अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखते हैं यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर की बात करते हैं तो कौन करते हैं? वहां पर प्रेसिडेंट करेंगे, और स्टेट की बात करते हैं तो कौन करेंगे? गवर्नर। सिंपल सा याद रखना। ठीक है। अब भाई मुझे बताएंगे कि यूपीएससी की चेयरमैन कौन है? अभी प्रीति सूदन। ठीक है। इससे पहले कौन थे? चलो अभी आ जाएगा, है ना। तो यूपीएससी की हम बात करते हैं, यूपीएससी की संरचना की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग में, यानी कि यूपीएससी में एक तो कौन होते हैं? अध्यक्ष, और लगभग कितने सदस्य होते हैं? 10। और हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो उसमें एक चेयरमैन होते हैं और 5 कौन होते हैं? सदस्य। दोनों में अंतर इतना है, यहाँ पर 10 सदस्य, वहां पर कितने सदस्य मिलते हैं अपन को? 5 सदस्य। तो सिंपल सा याद रखना, एक तो चेयरमैन होंगे और 10 कौन होंगे? सदस्य। और इनकी नियुक्ति की हम बात करते हैं तो नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। सिंपल सा, जस्ट हमने देखा था, है ना। अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करते हैं तो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है। अगर हम सदस्य की बात करते हैं 6 वर्ष तो ठीक है, लेकिन एज में थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है कि जो चेयरमैन होता है उनके लिए एज में 3 ईयर का क्या मिला हुआ है? मतलब डिस्काउंट मिला हुआ है, एक प्रकार से समझ सकते हैं ना, कि 3 साल वो ज्यादा पद पर बने रह सकते हैं तुलनात्मक रूप से किससे? सदस्यों से। 6-65 वर्ष हम बात करते तो किनकी दी हुई है? अध्यक्ष की, चेयरमैन की बात करते हैं। सदस्यों की बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है? 6-62 वर्ष। लेकिन हमने पढ़ा था एक ईसीआई, क्या पढ़ा था हमने? ईसीआई का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो चेयरमैन एंड मेंबर होते हैं ना, उनकी 6-65 ही है। समझ रहे हैं? उनमें इतना अंतर नहीं कि मेंबर की 62 होगी, नहीं, वहां पर दोनों की, चेयरमैन हो चाहे आपका कौन हो, मेंबर हो, दोनों की 6-65 थी। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है यूपीएससी में कि जो अध्यक्ष होंगे उसकी 6-65 रहेगी और सदस्य होंगे 6 तो वर्ष रहेगी, लेकिन एज यहाँ पर हम बात करते कितनी हो जाएगी? 62। मतलब 3 वर्ष उसको पहले रिटायरमेंट मिल जाएगा। यूपीएससी के सदस्य केंद्र सरकार में उच्च प्रशासनिक पदों से क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे सचिव रहते हैं सचिवालय में, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको काफी अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उन्हीं व्यक्तियों को क्या किया जाता है? सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हो, है ना। अब हम देख लेते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो यूपीएससी के कार्य एवं भूमिका, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट हमने इससे पहले जब पढ़ा था, जब देख लिया था प्रीलिम्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूपीएससी का कार्य एवं भूमिका, तो हम सबको पता है कि यूपीएससी क्या काम करती है? सिर्फ एग्जाम का कंडक्ट कराना। इनका में जो मेन फोकस, मेन बिंदु रहता है वो किसका रहता है? एग्जाम कंडक्ट कराना। ठीक है। उसके बाद में ट्रेनिंग वगैरह इनको कौन देता है? कार्मिक मंत्रालय। ध्यान रखना, इसका एक काम ओनली क्या रहता है? एग्जाम कंडक्ट कराना। मतलब एक प्रकार से जिस व्यक्ति को चुनना है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब फिनिक्स, मतलब एक बंदे को तैयार करके फिर किसको सौंप देते हैं? कार्मिक मंत्रालय को। फिर वो क्या करता है? ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराता है, कहाँ जिसको कौन सा कैडर देना, वो सारे डिसाइड वहां से होता है। ये यूपीएससी का काम नहीं है। सिंपल सा, यूपीएससी का काम है किसी बंदे को ट्रेंड करना। हजारों लाखों की संख्या में से 1000 बंदे को निकालना, ये किसका काम है? यूपीएससी का काम। ठीक है। बाकी का बाद का कौन सा मंत्रालय संभाल लेता है?
आईएएस और जो अखिल आईएएस की बात करते हैं वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? परीक्षा आयोजित कराना। अब इसमें अपन कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए परीक्षाओं को क्या करता है? आयोजन करता है। सिंपल सा। संघीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा, जैसे कि इसके अलावा और भी जो केंद्र की सेवाएं रहती है, जैसे आपने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के नाम बारे में नाम सुना होगा, आईआरएस। आईआरएस है, लेकिन ये क्या है? आपकी अखिल भारतीय सेवा नहीं। अखिल भारतीय सेवा ओनली कौन सी है? 3 ही है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आदि की क्या कराता है? एग्जाम कंडक्ट कराता है। 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संयुक्त भर्ती परीक्षाओं का क्या कराया जा सकता है? आयोजन। जैसे कि अगर 2 राज्य मिलकर अगर इससे बोल दे कि हमारे यहाँ पर क्या कराने हैं? एग्जाम कराने हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य हो सकते हैं, तो क्या कर सकता है? उस स्टेट में ये एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ही। अगर कोई ऐसा राज्य है जो अपने राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम कंडक्ट कराने में सक्षम नहीं है, तो ये यूपीएससी से रिकमेंड करके उसके यहाँ पर क्या करवा सकते हैं? एग्जाम करवा सकते हैं। ठीक है, परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम का निर्धारण करना भी किसका काम है? संघ लोक सेवा आयोग का। जैसे हम बात करते हैं कैसा इसका सिलेबस रहेगा, क्या क्या रहेगा, वो सब डिसाइड कौन करता है? आपका यूपीएससी। जैसा आपने देखा होगा कि अभी आपका सिलेबस कब चेंज हुआ था? 2013 में। अभी कितनी चल रही है? 2000 है ना। हो सकता है कि आपका 1-2 साल में सिलेबस अब चेंज हो जाए। ठीक है, और सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं कि एक तरफा पूरा चेंज हो जाता है ना। चीजें वही रहती है, बस कुछ चीजें हटती हैं और कुछ चीजें जोड़ दी जाती है। ठीक है, और समय समय पर ऐसा हुआ भी है। पहले अगर देखेंगे तो कोई प्रीलिम्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि आप लोग प्रीलिम्स तो हुआ करता था, लेकिन सीसेट जैसी कोई परीक्षा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, धीरे धीरे उसमें क्या होता चलेगा? परिवर्तन होता चलेगा। धीरे धीरे उसमें सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐड करते चले गए, है ना। परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम निर्धारण करने का काम किसका रहता है? यूपीएससी का। परीक्षा से संबंधित व्यय एवं उसके दावों की वैधता की समीक्षा भी कौन करता है? आपका यूपीएससी। ठीक है, और ये क्या करता है? सलाहकार कार्य करता है, मतलब सलाह देने का काम करता है। जैसे कि सिविल सेवकों की पदोन्नति, प्रमोशन, स्थानांतरण, ट्रांसफर एवं अनुशासनात्मक मामलों पर ये क्या करता है? परामर्श देता है, कंसल्ट करता है। किसकी पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक, इसमें इनका ज्यादा कोई काम नहीं रहता। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? परामर्श ही दे सकते हैं सरकार को। ठीक है, ये खुद नहीं कर सकते हैं सारे काम, है ना। ये काम कौन करेगा? सरकार करेगी। किसका प्रमोशन करना है, किसका ट्रांसफर करना है, ये काम कौन करती है? सरकार करती है, सिंपल सा। लेकिन उनके लिए ये क्या कर सकता है? सिफारिश ओनली कर सकता है। ठीक है, परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन की अनुशंसा कार्मिक मंत्रालय को क्या करता है? देता है। परीक्षा प्रारूप परिवर्तन की अनुशंसा। ठीक है, सिविल सेवकों के कैडर विभाजन एवं नीति निर्धारण में सरकार को सुझाव देना। जैसे कैडर, आपने जैसे देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस स्टेट को होते हैं, उनको उसी स्टेट में पोस्टिंग मिल जाती है। यस, है ना। तो अगर आप लोग टॉप 10 में आ जाते हो या फिर टॉप 20 में आ जाते हो, तो हो सकता है कि आपको अपना स्टेट कैडर मिल जाए। लेकिन कोई ऐसा है जिसके टॉप 15 में आता, टॉप 100 में आता, तो शायद उसको अपना स्टेट मिल पाएगा। लेकिन जो कैडर वगैरह डिसाइड करते हैं उसको कार्मिक मंत्रालय करता, ना कि यूपीएससी करता। यूपीएससी सिर्फ उसको सिफारिश कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, लेकिन काम करने का जो बात की जाती है वो किसका रहेगा? यहाँ पर कार्मिक मंत्रालय का रहता है। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना, इसके लिए भी ये भी किसका काम है? यूपीएससी का। अन्य कार्य की हम बात करते हैं, जैसे कि संघीय सेवाओं के लिए कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। दूसरा है संघीय और राज्य सेवाओं में चयन प्रणाली को अद्यतन करता है।
विशेष परीक्षाओं जैसे कि भारतीय आर्थिक सेवा, जैसे हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के लिए परीक्षा आयोजित करना है ना। जैसा भी अपन इसके बाद में देखेंगे कि यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। नेक्स्ट अभी स्लाइड में पूरा देखने को मिल जाता है ना। तो एक प्रकार से किसका काम करता है, परीक्षा कंडक्ट कराने का साथ साथ में सलाह देने का भी काम करता है। ऐसे स्थानांतरण से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित, सिलेबस के बारे में तो खुद चेंज कर ही सकता है, इसके लिए तो नो इश्यू है ना। अब हम देख लेते हैं यूपीएससी की शक्तियां एवं अधिकार। जैसे कि अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने का इसको क्या है, अधिकार है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये किस प्रकार की बॉडी है आपकी, संवैधानिक, ठीक है। इसलिए इसको क्या मिली हुई है, बहुत सारी स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। ध्यान रखना, संवैधानिक और एक होता है सांविधिक। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इससे बार बार इंग्लिश का टर्म देखना, ना कि आप लोग हिंदी का। हिंदी का अगर देखोगे तो हिंदी में तो आप लोगों को लगभग एक जैसा ही लग रहा है, सांविधिक और संवैधानिक, इसमें आप लोग गलती कर जाओगे। लेकिन आप इंग्लिश में देखोगे तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक आप देखोगे स्टेचुअरी। तो यहाँ पर स्टेचुअरी कौन सा है, सांविधिक, और कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा है आपका, संवैधानिक। तो इसमें थोड़ा सा आपको अंतर ध्यान रखना है। तो ये स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है, क्योंकि ये किस प्रकार की बॉडी है, संवैधानिक। संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रता और एवं क्या होती है, इसके पास में स्वतंत्रता होती है, ऑटोनोमस एंड फ्रीडम होता है, एक कमीशन है ना। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय जैसे आपने देखा होगा कि अपन दो प्रकार के कोर्ट पढ़ते हैं, एक तो सिविल कोर्ट पढ़ते हैं, एक कौन सा पढ़ते हैं, क्रिमिनल के बारे में। दो प्रकार के मामले जाते हैं कोर्ट में, एक तो सिविल मामले की बात करते हैं और एक कौन से रहते हैं, क्रिमिनल। क्रिमिनल में वो होता है जिसमें मारकाट होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो कि कोई लूट के ले गया, किसी को धन दौलत को ले गया, किसी ने पथरा फेंक दिया, है ना, इस केस में लड़ाइयाँ हो गई, वो मामले किस में जाएंगे, आपके क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी के पास में जो शक्तियां होती है वो कैसी होती है, सिविल कोर्ट के समान होती है। अब सिविल कोर्ट का मामला क्या क्या रहता है, जैसे कि समन जारी करना। समन का मतलब समझता है ना, आपको आदेश दिया जाता है बुलाने के लिए, एक नोटिस निकाला जाता है, उसी को बोलते हैं अपन समन, ठीक है। साक्ष्य लेना, अगर लगता है कि कोई जरूरत पड़ती है तो किसी व्यक्ति से वो एविडेंस भी क्या कर सकता है, मंगा सकता है, ठीक है। और गवाहों को बुलाना, इस प्रकार की यूपीएससी के पास में क्या रहती हैं, शक्तियां रहती हैं, ठीक है। जैसे कि समन जारी करना, साक्ष्य लेना, गवाहों को बुलाना, ये सारी चीजें हम बात करते हैं किसके पास में शक्तियां हैं, यूपीएससी के पास में। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके पास में जो पावर है वो पावर किस प्रकार की है, सिविल कोर्ट की पावर है। यूपीएससी के पास में किसकी पावर है, सिविल कोर्ट की, ठीक है। परीक्षा प्रारूप, पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने की इसके पास में क्या है, पूरी पूरी शक्ति है। पूरा पाठ्यक्रम चेंज कर सकता है, इनको नियुक्ति से संबंधित कैसी प्रक्रिया रखनी है ना, कौन से कितने चरणों में परीक्षा करानी है, ये सारी शक्तियां किसके पास दी हुई है, यूपीएससी के पास में, है ना। केंद्र सरकार को प्रशासनिक सेवाओं में सुधार हेतु परामर्श देने की शक्ति किसके पास है, यहाँ पर यूपीएससी के पास में, ठीक है। तो इनको सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीएससी की शक्तियां एवं क्या बताइएगा, अधिकार बताइए। तो पहली शक्ति क्या है कि अपनी प्रक्रिया क्या कर सकता है, स्वयं निर्धारित कर सकता है। दूसरे, ये आपका स्वतंत्र और स्वायत्त क्या है, निकाय है। इसके बाद में इसके पास में जो पावर की हम बात करते हैं, पावर कैसी है, सिविल कोर्ट की पावर है ना। अगर हम बात करते हैं, ये क्या कर सकता है, परीक्षा प्रारूप, पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित सरकार को क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। तो समझ में आया ये वाला। जो मैं आपको बता रहा था कि यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाएं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मेजर रूप से अभी तक अपन तो ये समझते हैं कि यूपीएससी सिर्फ ओनली किसका एग्जाम कंडक्ट कराता है,
आईएएस का, आईपीएस का और आईएफएस का, ऐसा नहीं है। आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसी प्रकार से कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं यहाँ पर, यूपीएससी भी। जैसे कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, देखो सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, जिसकी अपन क्या कर रहे हैं अभी, तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं अपन, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं सीएसई, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इसके भी एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, आपका यूपीएससी ही कराता है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, सीडीएस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, चीफ डिफेंस स्टाफ, सॉरी कंबाइंड आएगा, संयुक्त परीक्षा है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आ जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सेनाओं के बारे में सुना है, इसके बाद में आपने एयर फोर्स के बारे में सुना है, और इसके बाद में आपने नेवी के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो इनकी कंडक्ट यानी कि सीडीएस के एग्जाम कंडक्ट कराता है कौन, आपका यूपीएससी ही कराता है। ये भी काफी बड़ी पोस्टें होती हैं। आपने देखा होगा कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तैयारी नहीं करते हुए किसकी तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं। जिनका सपना होता है मिलिट्री में जाना, फोर्स में जाना सपना होता है, वो किसकी तैयारी करते हैं, सीडीएस की तैयारी करते हैं। और सीडीएस का एग्जाम भी कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कराता है। क्लियर, सिंपल सा। फिर हम बात करते हैं कि एनडीए का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो एनडीए के अंतर्गत भी सेना, वायुसेना एवं नौसेना के लिए भर्ती की जाती है। तो इसका भी एनडीए और सीडीएस का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और जब पता है आपको यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो एग्जाम सरल होगा या कठिन होगा, है ना। पोस्ट थोड़ी सी हाई लेवल की होती है, इसलिए एग्जाम भी उसका थोड़ा सा कठिन ही होता है। जैसे अपन यूपीएससी का देते हैं ना एग्जाम पर, एग्जाम देते हैं ना, इसी प्रकार से एनडीए और आपका किसका होता है, सीडीएस का होता है। हाँ देखो, थोड़ा सा ना चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बाकी का जो लेवल होता है पेपर का वो आपका लगभग दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, हालांकि में ये वाला थोड़ा सा ज्यादा टफ रहता है क्योंकि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन उसके बाद में इंटरव्यू होता है। लेकिन इतना याद रहे हमें कि सीडीएस और एनडीए का एग्जाम भी कंडक्ट कौन कराता है, यूपीएससी। ठीक है, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की हम बात करते हैं, पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए ये भी कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, केंद्र सरकार के तकनीकी विभाग में भर्ती के लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, इनका भी एग्जाम कौन कराता है, यूपीएससी। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा यानी कि सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्तियों के लिए भी एग्जाम, ये बड़े बड़े जो उच्च पद होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराने की किसकी है, यूपीएससी की। स्टेट में तो कौन देख लेता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देख लेता है। बाकी के जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए आपने देखा होगा एसएससी चल रहा है ना, आपने देखा होगा। इसके अलावा पीई भी चल रहा है मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा। तो वनडे एग्जाम में और कई सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो क्या कराते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे आपने देखा हुआ यूजीसी के बारे में सुना हुआ है ना, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, ये तो एक आपका कमीशन बना हुआ है आपका हायर एजुकेशन का। लेकिन यूजीसी एग्जाम थोड़ी ना कंटेंट कराता है, एंड एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, नीट कराता है, वो एनटीए कराता है। कौन कराता है, एनटीए। जबकि ये किसके अंतर्गत आ जाता है, एनटीए यूजीसी के अंतर्गत आ जाए। यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो आपका एक आयोग बन गया, सरकारी आयोग है ना। लेकिन एनटीए क्या है, एक प्राइवेट संस्थान है। क्या है ये, प्राइवेट संस्थान है जो किसका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, यूजीसी नेट वगैरह का, जेआरएफ, इनका एग्जाम कौन कराता है, एनटीए कराता है। ठीक है, और आपने सुना होगा इसके अलावा कि डायरेक्ट हमारा एग्जाम कौन नहीं कराता है, यूजीसी कंडक्ट नहीं कराता है। जो आपका एनटीए है ना, यही आपका जेई वगैरह, नीट वगैरह, इनका क्या कराता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि इतनी सारी सेवाओं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर रूप से, प्रमुख रूप से हम देख रहे हैं कि यूपीएससी इतने सारे एग्जामों को क्या कराता है, कंडक्ट कराता है। ठीक है,
संघ लोक सेवा आयोग की प्रशिक्षण संस्थान। अब देख ले, थोड़ा सा देख ले, जिसका अपन पढ़ते हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है शॉर्ट में, लवासना, जहां पर प्रत्येक विद्यार्थियों को पहुंचने का क्या होता है, सपना होता है। ठीक है, लवासना कहां पर है, मसूरी में। कहां पर है, मसूरी में। स्टेट की हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेट आ जाएगा आपका, उत्तराखंड। ठीक है, लवासना की जो ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग में जो आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह जाते हैं तो स्टार्टिंग में 2-3 महीना साथ में ट्रेनिंग होती है, फिर बाद में जाके ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो लवासना में हम देख रहे हैं ये कहाँ, मसूरी में है ना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुलिस है, सॉरी प्रशासन अकेडमी। दूसरा जो अपन सॉन्ग दोहराते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना, यानी कि पहले आपने देखा होगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्या नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था, तो हैदराबाद किस में आता था, आंध्र प्रदेश में। लेकिन जब तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ था तो हैदराबाद इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद में भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, भारतीय सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं, ये भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की हम बात करते हैं, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। एनडीए की बात करते हैं तो पुणे और महाराष्ट्र में बना हुआ है, इसकी ट्रेनिंग वहाँ होती है ना। और भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस की बात करते हैं तो प्रशिक्षण संस्थान इसका कहाँ बना हुआ है, नागपुर में। रट लेना भैया इनको, है ना, कि आईएएस आईपीएस आईएफएस की हम बात करते हैं तीनों की, तो स्टार्ट में लवासना में जाते हैं तो आईएएस रहते हैं, उनकी कहाँ पर होती है आपकी, डायरेक्ट मसूरी लवासना। ठीक है, फिर उसके बाद में आईपीएस की कहाँ पर होती है आपकी, हैदराबाद में होती है। ठीक है, फिर आईएफएस वाला हमने देखा था हाँ, आईएफएस वाला जो इंडियन फॉरेन वाला है, भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इस प्रकार से एनडीए देखा हमने, एनडीए कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में। और भारतीय राजस्व की बात करते हैं, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है आपका, नागपुर में। इस प्रकार से ये से पहले हमने देखा था कि कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है, फिर हमने देखा था इनकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पर किन ऑफिसर्स की क्या होती है, वहां पर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग के साथ में क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, चुनौतियां तो आपको हर जगह मिलेंगी देखने को, यस है ना। तो आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं अब वो देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं भ्रष्टाचार एवं पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं। ठीक है, आयोग पर क्या लगते रहते हैं, भ्रष्टाचार के और पक्षपात की। ये क्या करता है, पक्षपात करता है, करप्शन करता है, उन्हीं के लोगों को क्या करता है, उसमें भर्ती कर देता है। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कई बार इंटरव्यू में सुना होगा आप लोगों ने, इंटरव्यू में उन्हीं लोगों के मतलब उन्हीं के जो आदमी होते हैं उन्हीं को क्या मिलते हैं, ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पक्षपात के भी क्या मिलते हैं, कई बार आरोप मिलते हैं। तो निष्पक्षता बनाए रखना सबसे बड़ी क्या एक चुनौती है। दूसरा, तकनीकी विशेषज्ञता की क्या है, अभी कमी है, अपने यहाँ पर इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये भी क्या है, एक आयोग के सामने एक चुनौती बनी हुई है। आधुनिक प्रशासन में नई तकनीकों के प्रति अधिक प्रशिक्षण की क्या है, आवश्यकता है। तो पहला कौन सा, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात के आरोप। दूसरा कौन सा है, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी। फिर नेक्स्ट, साक्षात्कार प्रक्रिया में पारदर्शिता। साक्षात्कार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू, है ना। हिंदी का शब्द थोड़ा भारी है, इंग्लिश में याद रखना। इंटरव्यू प्रक्रिया में पारदर्शिता। आपने देखा होगा कि कई सारे विद्यार्थियों को भली मेंस में बहुत अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिलने की वजह से वो सिलेक्शन से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और कई सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनके मेंस में बहुत कम नंबर होते हैं, इंटरव्यू में अच्छे नंबर होने की वजह से देखो एक एक नंबर का बहुत खेल होता है। ठीक है, तो इस वजह से उनका लिस्ट में नाम आ जाता है।
तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि साक्षात्कार प्रक्रिया में पारदर्शिता, इंटरव्यू प्रक्रिया में सुधार की क्या है आवश्यकता। भर्ती प्रक्रिया में विलंब, जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एग्जाम होता है प्रॉपर 1 साल लगता है उसको। कितना लगता है? 1 साल लगता है। और अगर एमपीपीएससी तैयारी करते हैं तो 5 साल लगती है एग्जाम निकल जाने के बाद भी। ऐसा नहीं है 5 साल नहीं तो 3 साल तो पक्का मान ही लो। अगर आपका 2025 में एग्जाम निकला तो 28 में जाकर पोस्टिंग होगी आपकी। एमपीपीएससी तो इतना डिले चलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये सच है, 2022 की पोस्टिंग अभी 2025 में हो रही है, सोचो हो रही है या नहीं। लास्ट में 2024 यानी कि 25 ही लग गया आपका। तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो कितने साल में होता है? 1 साल पूरा लगता है। जैसे हम बात करते हैं, अभी कल ही 22 तारीख को क्या आया है? रिजल्ट आया है। अब आपका एग्जाम कब होगा? 25 मई को होने वाला है। यूपीएससी का नए 2025 की हम बात करते हैं तो उसका एग्जाम होगा 25 मई को होगा। तो अगले साल तक वो क्या कर लेगा, उस परीक्षा को कंप्लीट करा के, प्रीलिम्स करा के, मेंस करा के, इंटरव्यू लेकर फाइनल जब तक नेक्स्ट 2026 का एग्जाम होगा तब तक वो क्या कर देगा, उसको पूरा रिजल्ट घोषित कर देगा, है ना। जैसे 2024 का एग्जाम कंडक्ट कराया उसने, तो 2025 की परीक्षा होने से पहले 2024 का पूरा क्या कर दिया उसने, फाइनल कर दिया। जब जाके 2025 का क्या कराएगा, एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जैसे अभी आपने देखा 1 महीने पहले उसने फाइनल रिजल्ट दे दिया अपना, है ना, कि इतने बच्चे चयनित हुए। अब इससे होता है क्या है कि जो चयनित नहीं हुआ है वो 2025 की परीक्षा में बैठ तो सकता है ना। अगर जो विद्यार्थी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रीलिम्स के बाद में आ रहा है, तो वो आसमान जिसमें पड़ा होगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अगर जिसका हो गया वो तैयारी नहीं करेगा, जिसका नहीं हुआ तो वो तैयारी में जुट जाएगा। सिंपल सा है ना। तो यहाँ पर यही है कि भर्ती प्रक्रिया में विलंब सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष की होती है, जिससे युवाओं को धैर्य टूट सकता है ना। बड़ा एग्जाम 1 साल तो होती है, लेकिन ये क्या है, एक चुनौती है। ऐसा तो है नहीं कि वनडे एग्जाम की तरह एक एग्जाम ले लिया छुट्टी खत्म हो गई। प्रीलिम्स भी कराना है, फिर उसके बाद मेंस भी कराना है, और उसकी कॉपियाँ चेक होंगी, उसके बाद में फाइनल इंटरव्यू लेना है, फिर उसके बाद में कट ऑफ जारी करना है, फिर बहुत सारी प्रोसेस होती है। इसलिए उसमें पूरा कितना लग जाता है आपका? 1 वर्ष लग जाता है, ठीक है। नहीं, वो तो पहले ही लग जाता है कि मेरा होगा नहीं होगा, है ना। जैसे अभी फॉरम में आपने देखा होगा ना, जो एस्पायरेंट्स होता है ना उसको सब पता होता है मेरा होगा या नहीं होगा। ये पक्का मतलब 2-5 नंबर का ये ऊपर नीचे आंकड़ा हो सकता है, बाकी का खुद की तैयारी को देखकर लग जाता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। जिसको थोड़ा सा भी डाउट्स होता है तो वो क्या करता है, एग्जाम फॉर्म तो डाल ही देता है। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो एग्जाम तो हम क्या करेंगे, देंगे। लेकिन वो तैयारी करना नहीं छोड़ता, कब तक? जब तक फाइनल लिस्ट में उसका क्या नहीं आ जाए, नाम नहीं आ जाए। भले ही उसका इंटरव्यू क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाए तब तक वो तैयारी करना नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि थोड़ा सा धैर्य टूट सकता है ना। नवाचार की कमी, चयन प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और वैज्ञानिक बनाने की जरूरत है। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं किसके सामने? यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसके अलावा भी आपको और पॉइंट मिले तो उसको क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। सुधार हेतु क्या क्या सुधार होने चाहिए? देखो, भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज और पारदर्शिता बनाया जाए, है ना। इंटरव्यू प्रक्रिया में अंक प्रणाली को संतुलित किया जाए, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, ई गवर्नेंस और एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए। परीक्षा पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक एवं वर्तमान समय के अनुसार उसको बनाया जाए। जैसे कि देखो कई साल हो जाती है, 2013 का सिलेबस सेट किया हुआ है, 2025 चल रहा है, तो समय के साथ में सब क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है ना। तो इसको भी क्या करना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए। नए क्षेत्रों में यूपीएससी के दायरे को बढ़ाया जाए, जिससे अधिक विशेषज्ञ अधिकारी तैयार किए जा सके। तो इतने सारे आप क्या दे सकते हो, उसमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रमुख पदाधिकारी की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि आपसे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करते हैं। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है आपकी?
26 में होती है। कब होती है? 1926 में होती है। ठीक है, वो कौन सा एक्ट रहता है? 1919 का एक्ट रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उस समय पर प्रथम जो अध्यक्ष बनते हैं उन लोक सेवा आयोग के, वो कौन बनते हैं? रॉस बारकर बनते हैं। कब बनते हैं? 1926 में। लेकिन प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो कौन बनते हैं? HK कृपलानी। वर्तमान की हम बात करते हैं, वो कौन है? प्रीति सूदन। ये वर्तमान कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष तो सिंपल सा है कि संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक तंत्र की क्या है? एक रीढ़ है। स्टील फ्रेम किसने कहा था इनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू तो इनके पक्ष में ही नहीं थे कि संघ लोक सेवा यूपीएससी वगैरह कलेक्टर के पद की बात कर रहे, इनके वो पक्ष में नहीं थे कि कलेक्टर पद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। जो योग्यता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती करता है, यह न केवल सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है बल्कि प्रशासनिक सुधारों के लिए सरकार को क्या देता है? समय समय पर अपने सुझाव भी देता है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपकी समाप्त होती है किसकी? यूपीएससी की। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? यूपीएससी। चलिए, यूपीएससी का मेन काम किसका रहता है? एग्जाम कंडक्ट कराना, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। इसके अलावा और भी क्या कराता है? वो एग्जाम कराता है। ठीक है, तो इसको एक दो बार आप पढ़ोगे, लिखोगे तो पूरा आपको क्या हो जाएगा? ये याद भी हो जाएगा ना। ऐसा कोई डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी नहीं है इसमें जो हमें समझ में नहीं आती हो। ठीक है, इसके बाद में फिर कौन सा कमीशन है आपका? एमपीपीएससी। ठीक है, बताओ एमपीपीएससी कंटिन्यू करो या कल करोगे? हाँ बताओ, पढ़ने का मन है? पढ़ने का मन हो तो बताओ। पता चला पढ़ाना स्टार्ट कर दो, आप लोग बोले कि नहीं नहीं सर, है ना 30 मिनट का टॉपिक है आपका, अभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उससे क्या हुआ, फिर अपन कल नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड ये, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो मैंने कहा यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो आपके केंद्र की बात करते हैं। स्टेट में हम बात करते हैं तो कौन से कमीशन रहते हैं आपके? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे एमपी का हो तो एमपीपीएससी हो, आपका राजस्थान का हो तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, छत्तीसगढ़ का हो तो छत्तीसगढ़ का हो, गुजरात का हो तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? एमपीपीएससी की। तो थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान रखना। बाकी का जो हमने पढ़ा है ना, वही एज इट इज एक जैसा ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संविधान के भाग किसमें उल्लेख इसका भी? 14 में। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल कितने में है आपका? 315। मैंने कहा ना दोनों में ही क्या है? ये सेम है, अलग अलग आर्टिकलों में देखने को हमें नहीं मिलता है। आर्टिकल 315 से 323, भाग 14 में ही आपका क्या है? एमपीपीएससी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी राज्य स्तर पर लोक सेवा की भर्ती के लिए संवैधानिक क्या एक संस्था है। ये कोई स्टेचुअरी बॉडी नहीं है, ये भी कैसी बॉडी है आपकी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या रहता है कि राज्य प्रशासनिक सेवाओं की निष्पक्ष एवं योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करना। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? राज्य प्रशासनिक सेवा की। जबकि यूपीएससी किसकी कराता है? अरे भाई, राज्य की जगह आप क्या लगा दो? केंद्रीय प्रशासनिक सेवा लगा दो ना। सिंपल सा, केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं की जो तैयारी एग्जाम की हम बात करते कौन कराता है? यूपीएससी। राज्य प्रशासनिक सेवाओं की बात करते तो कौन कराता है? एमपीपीएससी। ठीक है, यह राज्य सरकार को पदोन्नति, सेवाओं से संबंधित नियम एवं पेंशन दावों पर क्या करता है? परामर्श देता है। एमपीपीएससी का गठन कब होता है? 1956।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा, इसको याद रखना कौन सी है, 118(3). क्या याद रखना है कि यूपीएससी की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1926 में होती है, ली आयोग की सिफारिश पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन हम बात करते हैं एमपीपीएससी की स्थापना की, तो एमपीपीएससी की स्थापना ध्यान रखना आपको, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा कौन सी, 118(3). इसके तहत किसकी स्थापना हो जाती है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग की यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1950 में होती है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। लेकिन स्टेट में हम बात करते हैं तो कब होती है, 1956 में। और 1956 में क्यों होती है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। मध्य प्रदेश का गठन कब होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश अस्तित्व में ही आपका 1 नवंबर 1956 को आता है, इसलिए 1956 में एमपीपीएससी आयोग की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, सिंपल। फिर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा हमने देखा था यूपीएससी की तरह कि स्थापना कब होती है, 1956 में। संवैधानिक प्रावधान, संविधान के भाग किस में है, 14 में है। आर्टिकल की बात करते तो किस में है, 315 से 323 तक, ठीक है। मुख्यालय की हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंदौर में है, और इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं तो एमपीपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति होती है ना, वो किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा। सिंपल से हमने पढ़ा था कि यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर की हम बात करते हैं तो उनकी नियुक्ति होती है, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं एमपीपीएससी की, कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, ठीक है। एमपीपीएससी की संरचना की हम बात करते हैं तो उस टाइम पर हमने पढ़ा था यूपीएससी की संरचना कितनी होती है, 1+10, याद करते चलना और उनको कनेक्ट करते चलना। और एमपीपीएससी की संरचना की बात करते हैं तो 1+ क्या है, 5। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक अध्यक्ष और 5 कौन होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं तो दोनों का टेन्योर है वो क्या है, सेम है। कितना कितना है, 6-65 वर्ष, दोनों का, चेयरमैन एंड मेंबर का। लेकिन हम बात करते हैं यूपीएससी की, यूपीएससी के जो चेयरमैन की जो टेन्योर की बात करते हैं, कार्यकाल की हम बात करते हैं, वो कितना है, 6-65 तो चेयरमैन का रहता है, 6-62 किसका रहता है, सदस्य का रहता है। लेकिन यहाँ पर दोनों की बात करते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर की, दोनों का कैसा रहता है, सेम रहता है, 6-62 वर्ष, ठीक है, सिंपल सा। राज्यपाल की अनुमति से अध्यक्ष को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर केंद्र की बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर को कौन हटा सकता है, ओनली प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है। यह स्वतंत्र संस्था है जो राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त होती है। क्यों होती है राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त, क्योंकि ये संवैधानिक बॉडी है। किस तरह की बॉडी है आपकी, संवैधानिक निकाय है। इसका सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख किया हुआ आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक। इसलिए ये स्टेट गवर्नमेंट से कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। अगर संरचना की बात करते हैं तो 1+5 होती है। अगर इनके कार्यकाल की बात करते हैं 6-62 वर्ष होता है। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली होता है, ठीक है। स्थापना की बात करते हैं 1956 में होती है। अरे सॉरी, यूपीएससी का होता है न्यू दिल्ली में और एमपीपीएससी का कहां पर है आपका, इंदौर में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन थी। फिर एमपीपीएससी के प्रमुख कार्य जैसे कि हमने किसके देखे थे, यूपीएससी के देखे थे, सेम एज इट इज आपका यूपीएससी की तरह भूमिका निभाता है कौन, एमपीपीएससी। जैसे आपका केंद्र में निभाता है कौन, राष्ट्रपति, स्टेट में कौन निभाता है, राज्यपाल, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यूपीएससी आपको केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती करता है, जो एमपीपीएससी है वो राज्य की प्रशासनिक सेवाओं की क्या करता है, भर्ती करता है। बस इतना सा अंतर रहेगा, बाकी का सेम प्रोसेस पूरे वही होंगे। जैसे मैंने पहला पॉइंट उस समय पर पढ़ा था हमने, परीक्षा आयोजित कराना। अब किस किस की परीक्षा आयोजित कराता है, जैसे
राज्य प्रशासनिक सेवा जैसे कि एमपीपीएससी स्टेट सर्विस के लिए क्या करता है, परीक्षाओं को आयोजित करता है, पहला काम है ना, जो हम एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा राज्य पुलिस सेवा, वन सेवा, अभियंता, अभियंता को क्या बोलते हैं, हाँ, इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियंता बोलते हैं, ध्यान रखना। कई बार हमें पता नहीं होता, जैसे पढ़ते हैं ना अपने इकोनॉमिक्स में, बैंक को क्या बोलते हैं, अधिकोष बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार से अभियंता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, इंजीनियर, है ना। तो इंजीनियर में सब समझ जाएंगे, लेकिन अभियंता में कोई नहीं समझेगा, है ना। शिक्षा सेवा आदि के लिए क्या करवाता है, परीक्षा भर्ती करवाता साहब, ठीक है। और राज्य स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी क्या करवाता है, ये आयोग कंडक्ट कराता है। सिंपल सा याद रखना, यूपीएससी है, यूपीएससी केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को कंडक्ट कराता है, जबकि एमपीपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करते हैं, वो कराता है आपका राज्य प्रशासनिक सेवाओं को कंडक्ट, सिंपल सा, ठीक है। जैसे हमने यूपीएससी में पढ़ा था ना, पढ़ा या नहीं, सलाहकार कार्य, राज्य सरकार को सिविल सेवा मामलों में क्या करता है, परामर्श देता है, सिर्फ रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है। पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक मामलों पर राज्य सरकार को क्या देता है, सलाह देता है। करने का काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, इसका काम सिर्फ ओनली क्या है, सिफारिश करना। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दावे एवं उनकी राशि निर्धारण करने के लिए भी क्या करता है, परामर्श देता है। सरकारी सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव की सिफारिश करना भी इसका काम रहता है। बाकी का पूरा काम करने का नहीं करने का ये पूरा डिपेंड किस पे करता है, सरकार पे करता है, ठीक है। स्टेट की बात करते तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत मजेदार टॉपिक है ये, है ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें डिफिकल्ट, सिर्फ सिंपल सिंपल से टॉपिक है ना। इसके अलावा और काम क्या करता है कि परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रक्रिया का क्या करता है, निर्धारण। जैसे हमने देखा है कि यूपीएससी अपने पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है, कब चेंज करता है, कब नहीं करना है, ये सारी चीज कौन डिसाइड करता है, यूपीएससी। सेम ऐसे ही स्टेट में कैसा पाठ्यक्रम रहेगा, कब चेंज करना है, क्या ऐड करना है, क्या घटाना है, ये भी काम किसका रहता है, एमपीपीएससी का रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का आयोग बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है। एमपीपीएससी जो उसके हेड कौन है, राजेश लाल मेहरा, मेहरा साहब, है ना। अभी वो कौन है, वर्तमान में एमपीपीएससी के चेयरमैन है। तो एमपीपीएससी अपना बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। और एक तो इसमें मामला अटका हुआ है अपना ओबीसी के आरक्षण में, जो मेंस की परीक्षा होने वाली है उसको भी क्या कर दिया, अभी रद्द कर दिया है ना। और इसका मामला हाई कोर्ट में तो कई बार जाता ही जाता है, अब की बार कहां पर पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठेगी और उसके बाद में क्या करेगी, फैसला सुनाएगी, ठीक है। और ये अटकता क्यों है, आरक्षण की वजह से, जो 27 और 13 का जो आरक्षण रहता है ना, उस वजह से क्या है, अभी परीक्षा बार बार डिले हो जाती है, ठीक है। कर्मचारी एवं स्टाफ की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और राज्य सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने का भाई किसका काम है, भाई एमपीपीएससी का। सिंपल सिंपल सा पॉइंट है ना। जैसे हमने यूपीएससी की शक्तियां पढ़ी थी, ऐसी किसकी शक्तियां देखेंगे आप यहाँ पर, एमपीपीएससी के। जैसे कि संविधान द्वारा इसको क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता। आयोग सरकार से स्वतंत्र रूप से क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन ये सैद्धांतिक है यार, क्या है ये, सैद्धांतिक है। व्यवहारिक कुछ अलग है, व्यवहार में सरकार के साथ ही मिलकर काम करते हैं। विदाउट सरकार के तो ये कुछ काम करते नहीं, हाथ पैर भी नहीं हिलाते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं कि ये सिर्फ हमें दिखावटी सिद्धांतिक है, ठीक है। अगर आयोग चाहे तो कुछ क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता, लेकिन किसके ऑर्डर पर काम करते हैं, सरकार के ऑर्डर, है ना। तो सिविल न्यायालय की इनके पास में क्या होती है, शक्तियां होती है। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे कि सम्मन जारी करना, गवाह बुलाना, दस्तावेजों को इकट्ठा करवाना, ये पावर होती है इनके पास में। भर्ती परीक्षा की अर्हता, अर्हता का मतलब क्या होता है, ये आपको शब्द मिलेगा लक्ष्मीकांत में। जब जब पढ़ोगे आप लक्ष्मीकांत, अर्हता का मतलब योग्यता होता है, और निरर्हता का मतलब होता है अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। अर्हता का मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो
एवं नियम निर्धारित करने का भी इसको क्या है, अधिकार है। ठीक है, जैसे भर्ती परीक्षा में अभी क्या योग्यता है बताओ एमपीपीएससी में? एम पे दोनों ही योग्यता है हमारे यहाँ पर, है ना। एक तो 21 वर्ष की होना चाहिए, दूसरा आपके पास में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर आप 21 वर्ष के हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका लास्ट ईयर चल रहा है, ठीक है, तब भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन बस शर्त ये है कि आपका जब प्रीलिम्स निकल जाएगा, जब मेंस दोगे ना आप लोग, तो मेंस से पहले भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो उस फॉर्म में आपको फाइनल ईयर का अंकसूची चाहिए। समझ में आया है ना। उसमें आपको अंडर ग्रेजुएशन यानी कि थर्ड ईयर वाला वो नहीं चलेगा, उसमें फाइनल ईयर का आपको क्या लगेगा, अंकसूची लगेगा। ठीक है, लेकिन आप परीक्षा दे सकते हो जिसका रनिंग में चल रहा है। राज्यपाल को विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में परामर्श देने का परामर्श देने का क्या है, इसके पास में अधिकार है। तो इनको एक दो बार पढ़ना, रीड करना, आ जाएगा समझ में। जैसे हमने पढ़ा था यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी किन किन परीक्षाओं को आयोजित कराता है, ऐसे ही आपका एमपीपीएससी है। जैसे कि स्टेट सर्विस एग्जाम, जैसे हमने पढ़ा था ना सीएससी, यूपीएससी का पढ़ा था ना सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसी प्रकार का यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा में स्टेट सर्विस एग्जाम, मतलब एसएसई। वहां पढ़ते हैं अपन सीएससी, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, एसएसई। ठीक है, स्टेट सर्विस एग्जाम। ठीक है, मध्य प्रदेश वन सेवा परीक्षा, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम एसएफएस, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, फॉरेस्ट वाले ऑफिसरों की। ठीक है, सहायक अभियंता परीक्षा मतलब असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, इसके भी एग्जाम कौन कराता है स्टेट में, एमपीपीएससी कराता है। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा, जो आपके डीजे साहब रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे जुडिशियरी में जो अधिकारी रहते हैं, बहुत सारे न्यायाधीश रहते हैं, तो न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर उसके सबऑर्डिनेट कोर्टों की बात करते हैं, उनकी भी एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, आपका एमपीपीएससी कराता है स्टेट में। बाकी का जो आपने देखा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो कॉलेजियम प्रणाली से होता है सारा काम, लेकिन स्टेट में डीजे से नीचे के जो हम बात करते हैं, जितने भी आपके जस्टिस रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं ना, तो सभी की जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है, पीएससी करता है। ठीक है, सहायक प्राध्यापक परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात करते हैं, वो भी कौन लेता है, आपका एमपीपीएससी। सभी स्टेटों में अलग अलग अपने यहाँ पर किसकी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका अभी एग्जाम होने वाला 1 जून को। चलिए, अभी आवाज आ रही है ना। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का भी कंडक्ट कराता है, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इनकी भी क्या कराता है, एग्जाम कराता है। ठीक है, फिर हमने देखा था यूपीएससी की तरह आपका कि कहाँ कहाँ पर किसका प्रशिक्षण संस्थान है, ट्रेनिंग सेंटर है, ये हमने देखा था यूपीएससी का। ऐसे ही आप लोग एमपीपीएससी का थोड़ा सा एक नजर मार लीजिए, इधर भी है ना, एमपीपीएससी कहाँ कहाँ पर किसकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो मेजर रूप से समझेंगे, जैसे हमने देखा था आईएएस की कहाँ पर हो रही है, मसूरी में हो रही है। आईएफएस की हमने देख लिया तो जो हैदराबाद में होती है। ठीक है, तो सॉरी आईपीएस की कहाँ पर होती है, आपकी हैदराबाद होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट में मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर किन ऑफिसरों की होती है। जैसे आपने देखा हुआ आरसीपीबी नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी, जैसे कि आप बनोगे सबसे पहले, अगर आपकी टॉप 20 रैंक आ जाती है तो क्या मिलेगा आपको, डीसी मिलेगा। क्या मिलेगा, डीसी, डिप्टी कलेक्टर। अगर टॉप 20 में रैंक में आ जाते हैं तो कौन सी रैंक मिल जाएगी, डीसी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अभी पद निकले वो कितने निकले, 158। तो इसमें ना बहुत सारी पोस्ट हैं, इसलिए ना 10 से 12 पद ही किसके होंगे, आपके डीसी के होंगे।
ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूपीएससी में सबसे हाईएस्ट जिसकी रैंक आती है उनको क्या मिलता है, आईएएस। उससे कम में आती है उसको क्या मिलता है, आईपीएस। तो हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा, उसको डीएसपी मिलेगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अगर हम बात करते हैं टॉप 20 टॉप 10 की बात करते हैं तो कौन सा पद मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा, डिप्टी कलेक्टर। जिसकी अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं वो कहाँ पर होगी, आरबीपी आरसीपी सॉरी आरसीपीबी नरोना एकेडमी, ये कहाँ पर है, यहाँ पर होगी। ठीक है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, ये कहाँ पर है, सागर। इसमें डीएसपी की ट्रेनिंग नहीं होती है, यहाँ पर किसकी होती है, कांस्टेबल की होती है, सीनियर कांस्टेबल की होती है, हेड कांस्टेबल की, एएसआई की और एसआई तक की। डीएसपी की ट्रेनिंग कहाँ होती है वो देखेंगे अपन। रुस्तम सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर बना हुआ है, इंदौर में है। प्लाटून कमांडर की बात करते हैं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है, जबलपुर। लेकिन उप पुलिस अधीक्षक जो डीएसपी की हम बात करते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हम बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, भोपाल में। इसी प्रकार से डीसी की भी कहाँ पर है, भोपाल में, और डीएसपी की भी कहाँ पर है, भोपाल में। लेकिन हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ये कहाँ पर बना हुआ है, ये इंदौर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, इंदौर में। ठीक है। जैसे यूपीएससी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, लेकिन ट्रेनिंग उसकी अलग अलग जगह होती है। ठीक है। जल एवं भूमि विकास प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर है, भोपाल। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान बाल्मी, बाल्मी का मतलब बाल्मी का मतलब होता है वंदे मातरम। ठीक है। वंदे मातरम इंस्टीट्यूट ऑफ, एल का मतलब होता है लैंड एंड, एम का मतलब मैनेजमेंट, आई फॉर इंफॉर्मेशन। समझ में आया पूरा फुल फॉर्म? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो लिखा हुआ है ना, जो रेवेन्यू रहते हैं, आरआई पटवारी वगैरह आपने देखा होगा ना, है ना, जो रेवेन्यू ऑफिसर से रिलेटेड आपका जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, कहाँ चल रहे थे अपन, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में। तो यहाँ पर बाल्मी का फुल फॉर्म बताया था। तो बाल्मी का फुल फॉर्म बी फॉर बी ए, दोनों का मतलब होता है यहाँ पर वंदे मातरम। लिख सकते हो आप, लिखो वंदे मातरम, कलम को रोक लेना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मत लिख देना, है ना। वंदे मातरम इंस्टीट्यूट, वंदे मातरम इंस्टीट्यूट ऑफ लैंड, ऑफ लैंड LAND, ऑफ लैंड एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, वंदे मातरम इंस्टीट्यूट ऑफ लैंड एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। लिख लिया सभी ने, है ना। जो कहाँ पर होती है ट्रेनिंग, भोपाल में। अब हम बात करते हैं कि महिला, सॉरी इससे पहले, मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, ग्वालियर में। जो इसके अलावा महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहाँ पर बनी है, बैतूल में। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, जबलपुर। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर। और मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय कहाँ बना हुआ है आपका, ग्वालियर। महालेखा कार्यालय, महालेखाकार का मतलब समझते हैं ना, जो केग रहते हैं ना, है ना, उसकी जो ब्रांचेस की हम बात करते हैं ना, तो वो कहाँ पर बनी हुई है, ग्वालियर। तो इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं हमारे मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ पर किस किस ट्रेनिंग होती है। जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये कौन सी बिल्डिंग है, RCBP नरोन्दा प्रशासन एवं प्रबंध की अकादमी कहाँ पर बनी हुई है, भोपाल में। ठीक है। अब MPPSC की चुनौतियां जो हमने किस में देखी थी, यूपीएससी में, सेम एज इट इज वही। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना, परीक्षा परिणामों की विलंब को कम करना। विलंब से मतलब कि आपने देखा हो कि 22 की प्रीलिम्स परीक्षा और पोस्टिंग कब होती है, 25 में। तो इसको क्या करना, कम करना, ये भी सबसे बड़ी चुनौती है MPPSC आयोग के सामने। तो ठीक है। परीक्षा पद्धति में नवीन तकनीकों को शामिल करना, पदों की रिक्तियों को समय पर
भरने हेतु प्रभावी रणनीति अपनाना और भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी एवं पेपर लीक जैसी समस्याओं को नियंत्रित करना। सुधार हेतु सुझाव में देखो, भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। ई गवर्नेंस के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल किया जाए, एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाए और परीक्षा पाठ्यक्रम को समय समय पर क्या कर देना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए और परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है आपका ये ठीक है, हम बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं आपके, डीबी रह गए। ठीक है, जब आपका कमीशन बनता है, कब बनता है आपका, 1956 में बनता है। ठीक है, 1956 की हम बात करते हैं, उस समय पहले जो कमीशन अध्यक्ष रहते कौन बनते, डीबी रेगे बनते हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजेश लाल मेहरा। ठीक है, काफी समय से है ये। और निष्कर्ष अगर आप पढ़ोगे तो निष्कर्ष वैसा ही है जैसे हमने यूपीएससी में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी राज्य प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शी एवं योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करने वाली संस्था है। यह न केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है बल्कि राज्य सरकार को पदोन्नति एवं सेवा नियमों पर क्या करता है, सलाह भी प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दोनों ही संस्थाएं यूपीएससी और एमपीपीएससी समझ में आया होगा। और कोई भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया आपको तो एक बार इसको आप लोग घर पे पढ़ना। ठीक है, हम लोगों के साथ में आप लोगों को भी क्या करना है, मेहनत करना है। तो घर पे आप लोग एक दो बार रीड करना, जो आपको पॉइंट लगे अच्छे अच्छे कि सर मुझे ये पॉइंट अच्छे, उनको नोट करना। जरूरी नहीं कि पूरा थ्योरी लेके आप लोग। ठीक है, तो आज हमारा एक मतलब 2 टॉपिक और कंप्लीट हो गए हैं, यूपीएससी और एमपीपीएससी। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अभी तक नहीं पढ़े हैं जो टॉपिक, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, नहीं तो क्लास को एंड करें। मेरा साहब वो तो चर्चा में ही रहेंगे यार, जब तक सही से अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा।